नोजल में क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, ये तीन चीज़ों को हमें देखना और स्टडी करना है। क्रिटिकल प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक कंप्लीट नोजल को समझना होगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हमने देखा कि नोजल एक पैसेज है जिसका इन से आउट के तरफ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो लगातार क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो मैं एक यहां बनाना चाहता हूं, ये है इन और ये है आउट। इस सेक्शन को जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया लगातार क्या हो, डिक्रीज करे, इस तरह के पैसेज को हम कन्वर्जिंग नोजल कहते हैं। क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग नोजल, जिसमें इन से आउट के तरफ क्रॉस सेक्शन एरिया लगातार क्या हो, कम हो। ठीक है, सिमिलरली एक नोजल और भी होता है जिसे हम डाइवर्जिंग नोजल कहते हैं। ठीक है, लाइक ठीक है, ये भी क्या है, नोजल है, बट दिस नोजल इज कॉल्ड डाइवर्जिंग नोजल। कहेंगे सर ये कैसा नोजल है, तो मैंने आप लोग को पहले बताया है कि ये हमेशा नोजल की तरह काम करेगा। ये सेक्शन हमेशा कैसे काम करेगा, कब भाई, जब यहां से जो फ्लूइड आ रहा है जिसका फ्लो होना है वो कैसा हो, यदि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, यदि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो ये हमेशा क्या होगा, एक नोजल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यदि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल ना होकर क्या हो जाए, कंप्रेस, इनकम्प्रेसिबल का मतलब सामान्यतः लिक्विड, लिक्विड आर सपोज टू बी इनकम्प्रेसिबल। दूसरे केस मैंने बताया कि अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल हो, यदि यही फ्लूइड क्या हो जाए, कंप्रेसिबल हो जाए, फ्लो करने वाला, तब ये नोजल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो नहीं होने का मतलब यदि नोजल नहीं हो तो क्या होगा, डिफ्यूजर होगा। ठीक ना, तो कब होगा भाई, वो डिपेंड करेगा मैक नंबर पर। मैक नंबर मैंने पहले बताया है, ठीक ना, मैक नंबर की वैल्यू यदि 1 है तो वो सोनिक वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट करेगा, और यदि मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम है तो वो सब सोनिक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मैक नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो उसे सुपरसोनिक कहेंगे, और 3-4 से ज़्यादा है तो उसे हाइपरसोनिक कहेंगे। तो यदि यहां पर मैक नंबर की वैल्यू 1 है या 1 से 1 है या 1 से कम है, या तो 1 हो या फिर 1 से कम, उस केस में ये हमेशा एक नोजल। फ्लूइड यदि इनकम्प्रेसिबल है तो मैक नंबर देखना ही नहीं है, तब तो ये हमेशा क्या है, नोजल है। लेकिन यदि फ्लूइड क्या हो, कंप्रेसिबल हो, तो उस केस में हमें मैक नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। मैक नंबर ये बताता है कि इनलेट पर वेलोसिटी फ्लूइड की क्या है। मैक नंबर हमें क्या बताता है, इनलेट पर वेलोसिटी फ्लूइड, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है। मैक नंबर लेस देन 1 का मतलब है वेलोसिटी जो है वो 1236 किलोमीटर पर आवर से कम है, और m इज इक्वल टू 1 का मतलब है इनलेट वेलोसिटी 1236 किलोमीटर पर आवर है। और यदि 1236 से ऊपर हो जाए, 1300, 1400, 1500, तो ये हो जाएगा मैक नंबर ग्रेटर देन 1। और यदि 3000, 4000, इसका मतलब मैक नंबर ग्रेटर देन 3 और 4, दैट इज हाइपरसोनिक, यानी इनलेट वेलोसिटी 3000 किलोमीटर या 4000 किलोमीटर हो जाए, उस केस में
अगर हम इस किसी भी केस के लिए बात करें कि m की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाए, यानी जो भी फ्लूइड आ रहा है उसकी वेलोसिटी 1236 किलोमीटर से क्या हो जाए, एबव हो जाए, उस केस में यही नोजल कैसे क्या काम करने लगता है, डिफ्यूजर का काम करने लगता है। और ये जो पैसेज है ये क्या बन जाती है, नोजल बन जाती है। जो देखने में कैसा दिख रहा है, डिफ्यूजर, लेकिन ये क्या बन जाता है, नोजल बन जाता है। नोजल डिफ्यूजर हो जाता है और डिफ्यूजर नोजल हो जाता है। क्लियर है ना? यदि आप नोजल और डिफ्यूजर दोनों को एक साथ बना दें, दोनों को जोड़ दें, ये चीज आपने वेंचुरीमीटर में देखा होगा। तो ये हिस्सा नोजल का हो गया, यहां से यहां तक का हिस्सा किसका हो गया, और इस पॉइंट से इधर का हिस्सा किसका हो गया, डिफ्यूजर का हो गया। ठीक ना? तो इसको नोजल एंड डिफ्यूजर दोनों को ऐड कर दिया गया। तो इस नोजल को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। ये यहां से यहां तक कन्वर्जिंग हो गया और फिर यहां से यहां तक डाइवर्ज। ध्यान रहे, डाइवर्जिंग सेक्शन को हमेशा कन्वर्जिंग से क्या रखा जाता है, बड़ा रखा जाता है। उसका क्या रीजन है भाई? हाँ हाँ, तो क्यों बनने लगती है, क्यों बनने लगती है? एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट के कारण। एडवर्स का मतलब क्या होता है, ऐस उल्टा। फ्लो के लिए कैसा प्रेशर चाहिए, फ्लो ऑलवेज अकर्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। लेकिन यदि हमें फ्लो लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर में कराना हो तो उसको हम कहेंगे एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि फ्लो के लिए सहायक कौन होता है, हायर प्रेशर टू। अब ये देखिए, ये आपको यहां से यहां तक देखने के लिए मिलेगा। हमने आपको पहले दिन बताया था, जब नोजल बताया था कि यहां का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आगे आएंगे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता जाएगा, प्रेशर घटेगा और वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां तक जब हम पहुंचते हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड थ्रोट। ये जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम हो, पूरे नोजल में जिस पॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे कम हो उसे कहते हैं थ्रोट। ये हम लोग का क्या है, थ्रोट ही है ना, गला। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो पूरे बॉडी से क्या है, सबसे कम है। वैसे ही नोजल में जिस भाग का क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे छोटा हो, सबसे कम हो, उसे क्या कहते हैं, थ्रोट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखें, नोजल की शुरुआत पॉइंट 1 से है, दिस इज पॉइंट 2 एंड दिस इज पॉइंट 3। 2 का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सबसे कम है। ठीक है? अब एक चीज हम लोगों ने पढ़ा ओपन सिस्टम में कि जितना मास इन करेगा उतना ही मास क्या होगा। अब मान लो यहां से 10 केजी पर सेकेंड इन कर रहा था, तो यहां से कितना आउट हो रहा होगा, 10 केजी पर सेकेंड। एक चीज और जानो, थ्रोट से कितना निकल रहा होगा, 10 केजी पर सेकेंड। चाहे कुछ भी हो जाए, मास फ्लो रेट चेंज, बिकॉज दिस इज एन ओपन सिस्टम ना, तो जितना मास इन करेगा उतना ही मास। इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे मैक्सिमम मास फ्लो रेट कहां पे है, थ्रोट के पास, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सबसे छोटा। यहां के लिए एक चीज और भी है, थ्रोट के लिए DA इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। कहेंगे सर कैसे? ध्यान से देखिए, यहां से यहां जब चल रहे हैं तो हर जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिर यहां से यहां जा रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल लगातार क्या हो रहा है, एक ही जगह ऐसा है जहां क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई बदलाव, और वो कौन सा है, थ्रोट। DA 0 होने का मतलब चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया 0, दैट इज A इज। बात समझ में आई? थ्रोट पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कोई बदलाव नहीं होता।
और सबसे छोटा पूरे सेक्शन में जहां का क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे छोटा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? थ्रोट। अगर मास फ्लो रेट हर जगह एक समान है तो थ्रोट के पास जो मास फ्लो रेट होगा वो मैक्सिमम होगा। एरिया क्या है? सबसे छोटा होगा, यानी ये हमेशा फुल होता होगा। यहां पर क्या होगा? कुछ ना कुछ जगह खाली रहता होगा, लेकिन यहां पर कोई जगह खाली, इसीलिए इसको कहते हैं चोक्ड कंडीशन। चोक्ड का मतलब कंप्लीटली क्या हो जाए? फ्लूइड से फिल्डेड हो जाए, कोई भी जगह खाली ना रहे। दूसरी चीज, यहां का प्रेशर कितना होगा भाई? मिनिमम होगा। यहां का जो प्रेशर है दैट इज द मिनिमम प्रेशर। क्यों भाई? ध्यान से देखो, ये नोजल है ना, और नोजल का काम क्या होता है? प्रेशर को कम करना और वेलोसिटी को। अब जरा सोच के देखो, यहां पे कुछ प्रेशर रहा होगा, जैसे इन किया प्रेशर कम होना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रेशर क्या होगा? कम होता जाएगा, और थ्रोट पे जाकर के प्रेशर क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद आगे मिनिमम नहीं होगा, फिर से प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होने लगी। इसका मतलब मिनिमम प्रेशर कहां पे होगा भाई? थ्रोट पे। थ्रोट के लिए प्रेशर इज मिनिमम। थ्रोट के लिए प्रेशर क्या हुआ? एरिया क्या हो गया? फ्लो क्या हो गया? फ्लो कांस्टेंट होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई बदलाव नहीं हो रहा, और यही मैक्सिमम भी है। इससे ज्यादा हो सकता है क्या? ध्यान दें, अगर यहां 10 kg पर सेकंड इन हुआ था तो 10 kg पर सेकंड यहां से भी 10 kg, तो क्या 10 से 11 हो सकता है क्या? दैट इज द मैक्सिमम। थ्रोट के पास फ्लो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, और यही क्या होगा? मैक्सिमम होगा। चेंज इन एरिया कितना होगा? दैट इज एरिया क्या हो जाएगा भाई? प्रेशर क्या हो जाएगा? मिनिमम। एंड दिस मिनिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल। थ्रोट के पास जो मिनिमम प्रेशर होता है, इसी मिनिमम प्रेशर को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल प्रेशर। अब कहेंगे भाई ऐसा क्यों? मैंने एक दिन आपको क्रिटिकल का मतलब बताया था। अगर कहेंगे किसी पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, यानी घर आ भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है, सेम यहां पर है। यहां का जो प्रेशर है ये मिनिमम है, और इसके इधर और इसके इधर क्या है? बिल्कुल अलग प्रेशर है। यहां से थोड़ा सा पहले जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा, यहां से इधर जाते हैं तो भी प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक ना? तो ये जो थ्रोट के पास प्रेशर है, इसलिए इस थ्रोट के प्रेशर को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। तो नोजल में क्रिटिकल प्रेशर हमें हमेशा कहां पे देखने के लिए मिलेगा? थ्रोट के पास मिलेगा। थ्रोट के पास मास फ्लो रेट मैक्सिमम होगा। थ्रोट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, दैट विल बी कांस्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट, थ्रोट के पास जो मैक नंबर की वैल्यू होगी वो हम मैक्सिमम कितना हो सकती है? 1। नोजल की डिजाइन ही ऐसे की जाती है कि अधिकतम मैक नंबर कन्वर्जिंग सेक्शन में, अधिकतम मैक नंबर कहां पे मिले? थ्रोट के पास, दैट इज सोनिक वेलोसिटी। यानी कन्वर्जिंग सेक्शन में हम मैक नंबर की वैल्यू को किसके ऊपर लेके नहीं जा सकते? वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर लेके नहीं जा सकते। यहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी मैक्सिमम अर्थात सोनिक वेलोसिटी मिलती है। चूंकि यहां का प्रेशर क्या है? मिनिमम है, यहां की वेलोसिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर। इसलिए थ्रोट के पास मैक नंबर की वैल्यू कितनी मिलती है हमें? 1 मिलती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन का हमें ध्यान रखना, ये सब चीज किससे जुड़ी हुई है? थ्रोट से जुड़ी हुई है, ठीक है? यहां से इधर प्रेशर घट रहा है, और यहां से फिर इधर क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है। इसलिए यहां पर एडिज फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अब फ्लो को यहां से यहां आने में दिक्कत नहीं है। यहां हायर प्रेशर और यहां का प्रेशर क्या है? लोअर।
तो यहां से यहां तक कन्वर्जिंग सेक्शन में कहीं दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस सहायक है आपको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब फ्लो को यहां से आगे जाना होता है, तब यहां का जो प्रेशर हो रहा है वो उल्टा हो गया। अब यहां पे प्रेशर मिनिमम है, थ्रोट का प्रेशर मिनिमम है, और यहां का प्रेशर क्या है, बढ़ रहा है। इधर से जब भी हम आगे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अब बढ़े हुए डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं और इसमें प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और फ्लो का डायरेक्शन भी यही है। अब जरा देखिए, फ्लो को लोअर प्रेशर से किधर जाना है, तो जब भी फ्लो को लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर जाना होगा, इस प्रेशर को हम एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहेंगे, यानी ये प्रेशर ग्रेडियंट फ्लो के लिए मददगार नहीं है, ये फ्लो को क्या करेगा, अपोज करने लगता है। और इसीलिए यहां पर एडिज फॉर्मेशन होना क्या हो जाता है, पानी या जो भी फ्लूइड है वो घूमना शुरू कर देता है। एडिज फॉर्मेशन इसी को कहते हैं। और एडिज फॉर्मेशन हमेशा एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है। अब जरा समझिए, इस सेक्शन को बड़ा क्यों रखा, ताकि ये जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वो धीरे धीरे हो, अचानक से ज्यादा प्रेशर डिफरेंस ना क्रिएट हो। इसीलिए हमेशा कन्वर्जेंट सेक्शन से डाइवर्जेंट सेक्शन को क्या रखा जाता है, बड़ा रखा जाता है। क्योंकि हमें पता है कि इधर तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लो के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो हम प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं। अगर हमको 1 बार से 5 बार जाना है तो उसके लिए लंबाई को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ताकि धीरे धीरे जाए। अगर हम सीधे यहाँ पर इसको ऐसे कर देते तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता, बहुत ज्यादा बढ़ जाता। इस चीज से बचाने के लिए, और जब प्रेशर बढ़ेगा एडवर्स, तो लॉसेस क्या हो जाएंगे बहुत। आप लोगों ने फ्लो थ्रू पाइप पढ़ा, जिसमें आपने लॉसेस के बारे में पढ़ा होगा, सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन इंट्रैक्ट, ठीक ना। तो ये सडन इनलार्जमेंट हो जाता, तो यहाँ लॉस क्या हो जाता, ज्यादा होता प्रेशर का। इससे बचाने के लिए हम धीरे धीरे डाइवर्जेंट सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसीलिए आप फ्लूइड में देखेंगे कि जब भी वेंचुरी मीटर बनेगा, डाइवर्जेंट सेक्शन को हमेशा क्या रखा गया, कन्वर्जेंट सेक्शन से लंबा रखा गया, ठीक ना। ये जो फ्लो थ्रू पाइप है, इसकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, चैनल पे देखेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स के नाम से है, ठीक ना। अब पढ़ना चाहे तो फ्लो थ्रू पाइप्स जो लॉसेस हो रहे हैं इनके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है और चैनल पे अवेलेबल है। इसके अलावा हाइड्रोलिक मशीन, पंप है, टरबाइन है, इनके बारे में भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है, ठीक ना। तो ये चीज समझ में आई, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है समझ में आया, क्रिटिकल प्रेशर कहते क्यों है, ये बात समझ में आई। आइए देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा सुपर सैचुरेटेड फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू नॉजल। अब ये वर्ड आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, अभी तक सैचुरेटेड स्टीम सुनते थे और अब क्या सुन रहे हैं, सुपर सैचुरेटेड। और इसका एक दूसरा नाम भी है, आप देख रहे हैं, मेटा स्टेबल फ्लो थ्रू नॉजल। तो सबसे पहले समझे, नॉजल में बेसिकली क्या होता है, जब स्टीम जाती है तो उसका एक्सपेंशन होता है। स्टीम इन करती है और इन से आउट जाती है तो उसका क्या हो रहा है, एक्सपैंड होती है। हम लोगों ने पहले ही सीखा है कि एक्सपेंशन कैसा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एक्सपेंशन किस तरह का प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये हमने लोगों ने टरबाइन में भी देखा, क्योंकि टरबाइन में नोजल और मूविंग ब्लेड थे, और उसमें टरबाइन में स्टीम क्या होती है, एक्सपैंड करती है इन से आउट तक, जिससे कि आपको वर्क मिलता है। बट नोजल में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए हमें यहाँ कोई सॉफ्ट वर्क नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहां पर हमने एक्सपेंशन प्रोसेस को दिखाया है। एक्सपेंशन यानी जो स्टीम थी, अच्छा, टरबाइन के अंदर कौन सी स्टीम एक्सपैंड करती है, सुपर हीटेड स्टीम। जिस स्टीम को हम नोजल में डालते हैं वो किस तरह की उसकी कंडीशन क्या होती है, सुपर हीटेड स्टीम। तो यहां भी हमने एक सुपर हीटेड स्टीम लिया है, और वो सुपर हीटेड स्टीम को कौन पॉइंट शो कर रहा है, पॉइंट 1। दिस इज 1 की सिचुएशन क्या है भाई, और ये हमने कैसे समझा कि ये सुपर हीटेड है। ध्यान दें, ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है, सैचुरेशन लाइन है। ये ब्लू लाइन क्या है, इसके बाहर कौन सा रीजन, सुपर हीटेड, और इस लाइन के भीतर कौन सा रीजन, वेट रीजन। यहां पर हमने x इज इक्वल टू 0.95 लिखा है, यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है, 0.95, दैट इज 95%, और x इज इक्वल टू 1। सैचुरेशन कर्व के ऊपर x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 होती है या 0 होती है। अगर लिक्विड सैचुरेशन लाइन है
तो 0, और यदि वेपर सिचुएशन लाइन है तो दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। यहां पर हम क्या दिखा सकते हैं, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। तो इधर हो गया वेपर और इधर हो गया लिक्विड। इधर अगर हम x लेते तो कितना लेते, 0, और इधर लिया तो हम लोगों ने कितना लिया, इसीलिए क्या लिखा है, सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये वेपर वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सुपर हीटेड रीजन से जब स्टीम का एक्सपेंशन होता है, चूंकि हमारा 1 2 3 जो एक्सपेंशन प्रोसेस है वो कैसा होता है, आइसेन। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखें, यहां क्या लिख सकते हैं, S1 S2 S3 लिख सकते हैं। चूंकि फ्लो कैसा है, आइसेंट्रोपिक फ्लो है, इसलिए S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3। अब सुपर सैचुरेटेड फ्लो क्या होता है, इसको समझें। इस स्टीम को हम किससे पास करा रहे हैं भाई, नोजल से। और नोजल की एक खासियत होती है, जब नोजल से कोई चीज पास होती है तो उसका प्रेशर ड्रॉप होता है और बदले में वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जब हम नोजल से पास कराते हैं तो वेलोसिटी बहुत हाई होती है, और हाई होने के कारण 2 से 3 के पास पहुंचने में जो समय लगता है वो बहुत ही कम लगता है। अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है तो हमें इस डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, बहुत कम। तो 2 से 3 तक जो एक्सपेंशन होता है इसे हम रैपिड कहते हैं। क्या कहते हैं, रैपिड, यानी ये बहुत ही क्या हो रहा है, फास्ट। चूंकि ये नोजल के निचले हिस्से में हो रहा है, यानी वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा तेज होगी। ध्यान दें, अगर ये नोजल है तो यहां पर एक हो गया जहां इन किया, ये हो गया, सपोज दिस पॉइंट इज 2, यहां से यहां तक एक्सपेंशन जो हुआ तो ये 2 है, और दिस इज यहां से यहां तक दिस इज योर 3। तो 2 से 3 सबसे लास्ट वाले हिस्से में आ रहा है जहां की वेलोसिटी क्या है, सबसे ज्यादा। इसलिए ये जो प्रोसेस होता है लास्ट वाला, ये बहुत ही तेज होता है। अब तेज होने का क्या मतलब है जरा समझे। यहां से 1 से 2 तक जब एक्सपेंशन हुआ तो हम लोग किस रीजन में हैं, 1 से 2 सुपर हीटेड रीजन में। और पॉइंट 2 कौन सा पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट है। यहां पर स्टीम की क्या सिचुएशन होगी, ड्राई, x इज इक्वल टू 1। जैसे ही हम इसके नीचे आएंगे, सपोज इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट पे आए, तो यहां पर क्या होना चाहिए था, कुछ ना कुछ मॉइस्चर आ जाना चाहिए था, क्योंकि अब हम किस रीजन में आ गए, वेट रीजन में आ गए। लेकिन होता क्या है, चूंकि नोजल से पास करते समय वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो यहां पर वेट रीजन में आने के बावजूद मॉइस्चर इंट्रोड्यूस नहीं होता है। थ्योरेटिकली यहां पर मॉइस्चर आ जाना चाहिए, सैचुरेशन पॉइंट का जैसे ही अंदर आए तो हम वेट रीजन में आ गए, तो वेट रीजन में मॉइस्चर होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि यहां पे मॉइस्चर स्टीम में नहीं आ पाता, और उससे आगे लगभग 0.3 पर आकर के जाकर क्या होता है, स्टीम में कुछ ना कुछ मॉइस्चर आता है। तो हमको ये मानना होता है कि थ्योरेटिकल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, फेज चेंज, स्टीम का फेज चेंज होना, वेपर से किस में आना, लिक्विड में। इसकी शुरुआत कहां होनी चाहिए थी, 2 पे। लेकिन चूंकि स्टीम की वेलोसिटी इतनी तेज थी कि फेज चेंज का टाइम ही नहीं मिलता है, और वास्तविकता में फेज चेंज की शुरुआत कहां से होती है, 3 से होती है। बात समझ में आ रही है। तो ये 2 से 3 जो स्टीम का फ्लो है ना, कहां से कहां, 2 से 3 में, इस फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड फ्लो। बात समझ में आई। सुपर सैचुरेटेड फ्लो वो है, ध्यान दें, थ्योरेटिकली 2 के पास मॉइस्चर आ जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि स्टीम नोजल से पास हो रहा है, उसकी गति बहुत ही तेज हो जाती है, जिसके कारण मॉइस्चर फेज चेंज होने के लिए कुछ समय की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी तेज होने के कारण वो समय नहीं मिलता, और 2 के बावजूद वो कहां पे जाके मॉइस्चर आना शुरू होता है, 3। 2 से 3 अगर हम इस छोटे वाले रीजन को देखें तो इसमें मॉइस्चर आना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई मॉइस्चर आ नहीं पाता। जबकि ये रीजन 2 से 3 किस रीजन में है, वेट रीजन में है।
वेट रीजन में होने के बावजूद स्टीम में कोई मॉइस्चर मौजूद नहीं होता, इसीलिए इसको उसका नाम क्या है, सुपर सैचुरेटेड स्टीम। बात समझ में आ रही है? या फिर मेटा स्टेबल फ्लो, इसी को हम क्या कहते हैं, मेटा स्टेबल कहते हैं या सुपर सैचुरेटेड फ्लो कहते हैं। ठीक है, वेट रीजन में होने के बावजूद यदि स्टीम में कोई मॉइस्चर इंट्रोड्यूस ना हो तो उस फ्लो को हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड फ्लो। और ऐसा क्यों हो रहा है, अत्यधिक स्पीड के कारण, वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि कंडेंस होने के लिए जो समय रिक्वायर्ड था वो समय नहीं मिल पाया, और इसीलिए 2 के जगह जाकर के 3 के पास क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। और जिस पॉइंट से कंडेंसेशन स्टार्ट होती है उस पॉइंट का नाम क्या है, विल्सन लाइन। एक्चुअल कंडेंसेशन जिस पॉइंट से शुरुआत होती है, कंडेंस होने की शुरुआत होती है, उस एक्चुअल पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, विल्सन लाइन कहते हैं। यानी ये जो लाइन बनी, जिस लाइन के ऊपर क्या आया है, 0.3 से एक्चुअल में कुछ मॉइस्चर इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ। तो जिस लाइन से स्टीम के अंदर मॉइस्चर इंट्रोड्यूस हो उस लाइन का नाम होता है विल्सन लाइन। जबकि 2 से 3 फ्लो है, 2 से फ्लो बिटवीन 2 to 3 इज कॉल्ड क्या, सुपर सैचुरेटेड फ्लो। 2 से 3 के बीच में, यहां से यहां तक का जो फ्लो है, जो वास्तव में ये फ्लो तो वेट रीजन में हो रहा है, और वेट रीजन में होने के कारण इसके साथ कुछ ना कुछ मॉइस्चर होना चाहिए था, बट वास्तविकता में कोई मॉइस्चर नहीं, क्योंकि अभी तक कंडेंसेशन की प्रक्रिया, कंडेंस होने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होती है। एक्चुअल में कंडेंस होने की प्रक्रिया किसके बाद शुरू होती है, 3 के बाद। तो 2 से जो 3 तक ये फ्लो हो रहा है, ये सुपर हीटेड स्टीम ही है, लेकिन किस रीजन में है, वेट रीजन में। तो हम कह सकते हैं द फ्लो ऑफ सुपर हीटेड स्टीम इन वेट रीजन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड फ्लो। किसी भी सुपर हीटेड स्टीम का वेट रीजन में जो फ्लो होता है वो क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड या फिर मेटा स्टेबल फ्लो कहलाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं फ्लो ऑफ स्टीम बिटवीन थ्योरेटिकल सैचुरेशन लाइन एंड एक्चुअल सैचुरेशन लाइन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड फ्लो। बात समझ में आ रही? थ्योरेटिकली कंडेंसेशन कहां शुरू होना चाहिए था, x इज इक्वल टू 1 पे। तो दिस सैचुरेशन कर्व इज कॉल्ड थ्योरेटिकल कंडेंसेशन लाइन या थ्योरेटिकल सैचुरेशन लाइन। और ये जो विल्सन लाइन है ये एक्चुअल लाइन है जहां से कंडेंसेशन की प्रक्रिया क्या हुई, शुरुआत हुई। तो फ्लो ऑफ स्टीम बिटवीन थ्योरेटिकल सैचुरेशन लाइन एंड विल्सन लाइन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड फ्लो। बात समझ में आ रही है कि सुपर सैचुरेशन फ्लो का मतलब क्या है? ठीक है, दैट्स ऑल। आज यही रहने देते हैं।